नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया टॉपिक है महाजनपद, जिसमें हम मगध भी पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं महाजनपद काल से। महाजनपद जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। उसमें 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बात की जाए अंगुत्तर निकाय की। अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। उसके अनुसार महाजनपदों को 2 प्रकार के शासन व्यवस्था में बांट रखा था। पहला कौन सा था? राजतंत्र, और दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र क्या होता था? इसमें राज्य का जो अध्यक्ष होता था वो राजा होता था, यानी कि राजा डायरेक्ट शासन करता था। और इस प्रकार के जो राज्य थे वो कितने थे? 14 राज्य थे इस प्रकार के, जिसकी जो व्यवस्था थी वो राजशाही थी, राजतंत्र व्यवस्था थी। अब बात की जाए गणतंत्र महाजनपदों की, तो ऐसे राज्यों का शासन जहां राजा द्वारा न होकर गण या संघ के माध्यम से होता था। राजा डायरेक्ट शासन नहीं करता था, वहां पर गण या संघ के माध्यम से शासन होता था। और उन जो राज्य थे उनको क्या कहा जाता था? गैर राजशाही या गणतांत्रिक राज्य कहा जाता था। और इस प्रकार के जो राज्य थे वो 2 थे। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल। एक वज्जी था, दूसरा मल्ल था। 16 महाजनपद थे, जिसमें 14 प्रकार के जो राज्य थे वहां पर राजतंत्र या राजशाही प्रकार की शासन व्यवस्था थी, और जो 2 थे वज्जी और मल्ल, वहां पर जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्र या गणतांत्रिक राजशाही शासन व्यवस्था थी। अब हम महाजनपदों के बारे में देखेंगे। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, और उनका अभी वर्तमान में या आधुनिक क्षेत्र उनका कौन सा है। पहला देखेंगे गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और वर्तमान स्थिति की बात की जाए, आधुनिक क्षेत्र की बात की जाए, तो आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह है। और आधुनिक क्षेत्र की बात की जाए तो आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पटना, गया, बिहार में है दोनों। ठीक है। पटना गया का जो क्षेत्र पड़ता है वो प्राचीन काल उस वक्त मगध के नाम से जाना जाता था। अंग महाजनपद की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और वर्तमान स्थिति आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर पड़ते हैं बिहार में। ये इसकी वर्तमान स्थिति थी। किसकी? अंग महाजनपद की। वत्स जनपद की बात करें, वत्स महाजनपद की, तो इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स जनपद की। और वर्तमान स्थिति आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो कहां पर है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अब बात करेंगे काशी महाजनपद की, तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। और वर्तमान स्थिति भी क्या है इसकी? वाराणसी। वज्जी महाजनपद की बात करें तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। और वर्तमान स्थिति आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो मुजफ्फरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इसकी वर्तमान स्थिति या आधुनिक क्षेत्र पड़ता है। कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। और वर्तमान स्थिति या आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, 7 हो गए हैं। अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की बात करें उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की बात करें तो दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। और आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो मालवा प्रदेश, मालवा क्षेत्र जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वो इसका आधुनिक क्षेत्र है। मल्ल महाजनपद की बात करें तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। और आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो देवरिया, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र
आसपास का जो एरिया पड़ता है देवरिया का, वो पहले मल्ल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। पांचाल महाजनपद की बात करें तो पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी, और आधुनिक क्षेत्र की बात की जाए फर्रुखाबाद कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में। कुरु महाजनपद की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ का एरिया जो अभी पड़ता है दिल्ली, मेरठ व हरियाणा का कुछ क्षेत्र जो आता है वो इंद्रप्रस्थ का है या कुरु का क्षेत्र आता है। चेदी महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, सोथीवती, और आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड जो पड़ता है वो इसका आधुनिक क्षेत्र है। कंबोज महाजनपद की बात करें हम तो कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक, और जो आधुनिक क्षेत्र पड़ता है वर्तमान स्थिति देखें तो राजौरी और हजारा जो पड़ता है J&K में, वो इसकी वर्तमान स्थिति है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या, मथुरा, और वर्तमान स्थिति भी क्या है इसकी, मथुरा है, उत्तर प्रदेश। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर, और जो राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान की जयपुर है, उसके जो आसपास का क्षेत्र पड़ता है वो विराटनगर के नाम से या मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। अंतिम देखेंगे असमक महाजनपद की राजधानी क्या थी, पोटली, और जो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र पड़ता है वो उसका आधुनिक क्षेत्र है। ठीक है, अब इनमें कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी एकमात्र स्थल है जो बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध स्थल रहा है। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु जी, उनका जन्म स्थान कहाँ है, कौशाम्बी में, और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बौद्ध की जो राजधानी थी, क्षेत्र था, वो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित जो स्थल था वो कौन सा था, कौशाम्बी। ठीक है, अब बात करें महाजनपद के शासकों ने, जो राजा थे, उन्होंने किसानों के ऊपर एक कर लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था, उसको क्या कहा जाता था, भाग या भागा या फिर शेयर भी कहा जाता था। और वो टैक्स लिया जाता था किसानों से, वो उत्पादित फसल का 1/6 भाग से जो दर होती थी उनकी, वो कितनी होती थी, 1/6 की दर से वो टैक्स वसूला जाता था। यानी कि महाजनपद काल में जो शासक थे वो किसानों से जो टैक्स लेते थे उसको क्या कहा जाता था, भाग या भागा या फिर हम शेयर भी कह सकते हैं। और किस दर से लिया जाता था, वो 1/6 भाग की दर से वो टैक्स लिया जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन सा, मगध है। मगध साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। मगध साम्राज्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। मगध का एक साम्राज्य के रूप में जो आविर्भाव हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो किस वंश के साथ हुई थी, हर्यक वंश के साथ हुई थी, हर्यक वंश के साथ। ठीक है, और जो 16 महाजनपद मैंने आपको भी बताए हैं, उसमें जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया है। कौन सा, मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद माना गया है। प्राचीन काल में जो गंगा नदी थी उसके दक्षिण का जो क्षेत्र था, अभी वर्तमान में बात करें तो बिहार पड़ता है, जो प्राचीन काल में गंगा नदी थी उसके जो दक्षिण का क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था। अभी बात करें तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है, बिहार के जो क्षेत्र पड़ता है वो मगध के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे हर्यक वंश, मगध साम्राज्य के वंश देखेंगे। किससे शुरुआत हुई थी, हर्यक वंश के साथ में हुई थी। हर्यक वंश के शासनकाल की बात की जाए तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश ने शासन कब से कब तक किया था, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य हर्यक वंश का शासनकाल रहा था।
अब इसके संस्थापक की बात की जाए हर्यक वंश के, तो इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अब बिंबिसार इसका संस्थापक था, तो इसका शासनकाल क्या था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के मध्य हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसने शासन किया था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक या फाउंडर कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का उपनाम था श्रेणीय, श्रेणिक या श्रोणीय। एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, श्रेणिक या श्रोणीय किसका उपनाम था? बिंबिसार का। ठीक है, अब इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं, बिंबिसार के बारे में। तो इसके समय मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह, जो बिहार में पड़ता है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। और ये जो बिंबिसार थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध थे जो उनके समकालीन थे, मगध के शासक। और बिंबिसार के दरबार में एक दरबारी चिकित्सक रहता था, उसका क्या नाम था? जीवक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बिंबिसार का दरबारी चिकित्सक का नाम। तो क्या नाम है? जीवक। ठीक है, जैसे दरबारी कवि होते थे उस प्रकार ये दरबारी चिकित्सक था बिंबिसार का, और इसका नाम क्या था? जीवक। अब बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में किसने कर दी? उनके पुत्र, और इनका पुत्र का क्या नाम था? अजात शत्रु। अब बात करेंगे अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु के शासनकाल की बात करें तो अजात शत्रु का शासनकाल क्या रहा था? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के मध्य अजात शत्रु ने शासन किया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अजात शत्रु ने बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर बैठा था। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में कर दी थी, इसलिए अजात शत्रु को पितृहंता शासक, पितृहंता शासक भी कहते हैं। किसको? अजात शत्रु को। और ये जो किस धर्म से अब का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जिस प्रकार से बिंबिसार का उपनाम था, इस प्रकार से अजात शत्रु का भी उपनाम था। क्या था? कुणिक। कुणिक किसका उपनाम था? अजात शत्रु का। और श्रोणीय या श्रोणिक किसका उपनाम था? बिंबिसार का। इनके समय, अजात शत्रु के समय महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों थे, यानी कि ये भगवान महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। कौन? अजात शत्रु। और इनके समय में, अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, अब बात की जाएगी इनके पुत्र की। कौन था? उदयन। जिस प्रकार से अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, उसी प्रकार उदयन भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयन की बात की जाए तो शासनकाल की, तो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व के मध्य उदयन का शासन रहा था। और इन्होंने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके 460 ईसा पूर्व मगध की गद्दी धारण की थी। और इसको भी हम पितृहंता शासक कहते हैं। तो दो पितृहंता शासक हो गए। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए वो पितृहंता शासक हो गया। और उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की थी, इसलिए ये भी पितृहंता शासक है। 460 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। और इन्होंने जो मगध की पहली राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह, उसको चेंज कर दिया। राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, उसको चेंज करके पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। यानी कि जो पहले राजधानी क्या थी मगध की? गिरिव्रज या राजगृह, उसको चेंज करके उदयन ने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र। इसके बाद में छोटे छोटे शासक आए थे। उसके बाद में अंतिम शासक की बात की जाए, अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का नागदशक, अंतिम शासक।
हर्यक वंश का अंतिम शासक एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कौन था? नागदशक। और ये अयोग्य शासक था, इसको शासन चलाना नहीं आता था। इस वजह से शिशुनाग जो था इनका मंत्री था, अमात्य जो बोला जाता था उस समय हर्यक वंश में मंत्री को क्या बोला जाता था? अमात्य। शिशुनाग ने इनको पद से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब बात करेंगे हम शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का शासनकाल क्या रहा था? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के मध्य शिशुनाग वंश का शासन रहा था। शिशुनाग वंश की मैंने आपको बता दिया का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इसके शासनकाल की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व के मध्य शिशुनाग ने शासन किया था। 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व के मध्य। और ये कौन था? यही इसका संस्थापक था। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। इनकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी, वो क्या थी? अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना। जो इनकी उपलब्धि थी वो क्या थी? अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना। और राजधानी क्या कर दी इन्होंने? अब वैशाली। इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली। तो वैशाली किसके समय राजधानी थी? शिशुनाग वंश के समय। ठीक है। अब बात करेंगे इनके उत्तराधिकारी की, तो कौन था? कालाशोक। कालाशोक या काकवर्ण। इसके शासनकाल की बात करें तो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के मध्य। 4 साल जो लगे थे वो उत्तराधिकारी टाइम में ही लग गए थे। कौन बनेगा उत्तराधिकारी? इस प्रकार से 4 साल बाद जो बना था वो कौन बना था? कालाशोक या काकवर्ण। तो काकवर्ण या कालाशोक का शासनकाल क्या रहा था? 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के मध्य काकवर्ण या कालाशोक का शासनकाल रहा था। ठीक है। और कालाशोक के काकवर्ण के समय में जो 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? वैशाली में सब्बा कमीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल में। ठीक है। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सब्बा कमीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब बात करेंगे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन या महानंदी। शिशुनाग वंश का ये अंतिम शासक था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दे दी जाएगी, उसमें से नंदीवर्धन या महानंदी में से इनका नाम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? नंदीवर्धन या महानंदी। अब बात करेंगे नंद वंश की। नंद वंश का जो शासनकाल रहा था वो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य जो शासन रहा था वो किसका रहा था? नंद वंश का। और नंद वंश के संस्थापक की बात करें हम तो कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। और इनकी एक उपलब्धि थी, वो क्या थी? ये प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? प्रथम जो गैर क्षत्रिय राजवंश था उसकी स्थापना की थी। और कलिंग जो अभी वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है वह कौशल को मगध साम्राज्य में मिलाया था। किस किस को? कलिंग को और कौशल को। किस में मिलाया था? मगध साम्राज्य में। ठीक है। और इनको एक उपलब्धि या कह दो या फिर किसी नाम से जाना जाता था। वो किस नाम से जाना जाता था? एकराट। एकराट की उपलब्धि थी इनके पास। एकराट मतलब साम्राज्य निर्माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। किनको? पद्म नंद जी को। ठीक है। अब बात करेंगे धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में, महापद्म नंद कितने पुत्र थे? 8 थे। उसमें जो ये धनानंद था वो किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। और धनानंद के जैन अमात्य कौन थे?
धनानंद के जैन अमात्य थे, दो थे, एक तो था सक्टाल और दूसरा था स्थूलभद्र। जैन अमात्य या मंत्री कौन थे? सक्टाल और स्थूलभद्र। साथ ही बात करें हम उपवर्ष, वररुचि, उपवर्ष, वररुचि व कात्यायन जैसे विद्वानों की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो नंद वंश के काल में ही हुआ था। किन किन का? उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन। ठीक है। अब इसके पतन की बात करें नंद वंश की, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। उसने अपने गुरु चाणक्य जो कौटिल्य था उसकी सहायता से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंतिम जो शासक था धनानंद, उसको परास्त कर दिया और किसकी स्थापना कर दी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब बात करेंगे हम महाजनपद और मगध से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जामों में पूछे गए हैं, और उन्हीं एग्जामों के क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए हैं। शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। नंबर 1 डालते हैं, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। कौशल, बी डालते हैं मगध, सी हो गया कुरु, और डी होगा इसमें कामरूप। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। यहां नहीं है पूछा गया है, तो 3 इसमें महाजनपद हैं और एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है भाई? मगध भी है, कौशल भी है, मगध भी है, कुरु महाजनपद भी है। जो कामरूप महाजनपद है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। कामरूप महाजनपद नहीं था। जो 16 महाजनपद थे उनमें कामरूप महाजनपद नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में, महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में खालिस्तान या रिक्त स्थान से भाग नामक कर एकत्र किया। समझ रहे हो क्वेश्चन? कि प्राचीन काल में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में खालिस्तान से भाग नामक कर एकत्र किया। तो किन से किया था? ऑप्शन है चारवाहों, बी है किसानों, सी आपका ऑप्शन है शिल्पकारों, और डी है आपका शिकारियों से। क्या होगा राइट आंसर? बताइए कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के जो शासक थे उन्होंने किन से
एक भाग नामक जो कर था, भाग नामक कर था, वो एकत्र किया था। तो मैंने आपको पढ़ाया है भी, क्या होगा राइट आंसर, किसानों से। तो प्राचीन भारत में जो महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में किसानों से भाग नामक कर एकत्र किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो इनको अच्छे से देखना है। विराटनगर ऑप्शन ए, बी में डालते हैं तक्षशिला, सी हो गया कुरु, और डी में डालेंगे मथुरा। क्या था सूरसेन महाजनपद की राजधानी, कहां थी? मथुरा। ठीक है, सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहां पर थी? मथुरा में थी। नेक्स्ट देखेंगे, इनको आप स्क्रीनशॉट लेते रहना है या आप अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने, प्राचीन भारत में महाजनपदों प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने उत्पादित फसल के शासकों ने उत्पादित फसल के, इसमें रिक्त स्थान दे देते हैं, की दर से कर वसूल किया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना है? प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने उत्पादित फसल के रिक्त स्थान की दर से कर वसूल किया था। ऑप्शन देता हूं, ए है 1/2, बी है 1/4, सी है 1/5 और डी है 1/6। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/2, 1/4, 1/5 और 1/6। तो किस दर से फसलों पर टैक्स वसूल किया जाता था? तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने उत्पादित फसल के 1/6 भाग की दर से कर वसूल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। सोलह जाने माने महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद
कौन सा था? तो 16 महाजनपद, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्ति महाजनपद कौन सा था? ए है कौशल, बी है वत्स्य, सी होगा मगध और डी होगा अंग। 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे शक्ति महाजनपद कौन सा था? एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा था? कौशल, वत्स्य, मगध या अंग? तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है, तो मगध महाजनपद था, वो सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, महाजनपदों के काल में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। महाजनपदों के काल में या महाजनपदों के युग में जो गांधार की राजधानी पूछी गई है, महाजनपदों के काल में गांधार की राजधानी, महाजनपदों के युग के दौरान गांधार की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देते रहना, देखना है आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है। मथुरा, सी है तक्षशिला और डी ऑप्शन देंगे हम इसमें वाराणसी। क्या होगा राइट आंसर? महाजनपदों के काल में गांधार की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? राइट आंसर क्या होगा आपका? तक्षशिला। तो तक्षशिला थी, वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन बनाते हैं। प्राचीन काल में ये बुक में आप अपने नोटबुक में नोट करते रहना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। खालिस्तान नदी, प्राचीन काल में खालिस्तान नदी के दक्षिण का क्षेत्र, नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में खालिस्तान रिक्तिस्तान नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। रिक्तिस्तान में भरना है। प्राचीन काल में खालिस्तान नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी थी? ए है ताप्ती, बी होगी आपकी यमुना, सी गंगा और डी होगी गोदावरी। क्या था? प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो क्या होगा राइट आंसर आपका? गंगा नदी। ठीक है। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक
हर्यंक वंश से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक हर्यक वंश से संबंधित नहीं है? बिंबिसार भी है, अजातशत्रु, पहला होगा बिंबिसार, दूसरा होगा अजातशत्रु, तीसरा कालाशोक और डी ऑप्शन होगा आपका इसमें उदयन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक हर्यक वंश से संबंधित नहीं है? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक और उदयन। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, कालाशोक या काकवर्ण, ये हर्यक वंश से संबंधित नहीं था। किस वंश से संबंधित था ये? शुंग वंश से संबंधित। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कालाशोक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ये हर्यक वंश से संबंधित थे। कितने हो गए? 8 हो गए। 9 लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक खालिस्तान मगध की राजधानी थी। खालिस्तान डाल देते हैं, मगध की राजधानी थी। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से देखना है इनको। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक खालिस्तान मगध की राजधानी थी। ऑप्शन देखते हैं। राजगृह, बी है तक्षशिला, सी डाल देते हैं सारनाथ, और डी हो जाएगा आपका इसमें उज्जैन। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक रिक्त स्थान मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले, यानी कि पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी बनी थी उससे पहले मगध की राजधानी क्या थी? क्या थी? राजगृह, तक्षशिला, सारनाथ या उज्जैन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें? राजगृह। तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध, राजगृह मगध की राजधानी थी। ठीक है, दस नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म व बौद्ध धर्म
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल रहा है? जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल रहा है? ए है वाराणसी, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है कौशाम्बी, डी होगा मत्स्य। या इसकी जगह हम विराटनगर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल रहा है? तो कौन सा रहा है? वाराणसी, ए में है वाराणसी, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है इसमें कौशाम्बी और डी है विराटनगर। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल जो रहा था वो कौशाम्बी रहा था। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर उनका जन्म स्थल था और वत्स जनपद की ये राजधानी की थी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के एक महाजनपद से प्राचीन भारत के एक महाजनपद रिक्त स्थान से होकर गुजरती थी। ठीक है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के एक महाजनपद रिक्त स्थान से होकर गुजरती थी या बहती थी। ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे, ए है आपका इसमें कंबोज, कंबोज हो गया, दूसरा हो गया आपका कोसल, मगध और डी होगा अवंती। 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होगा? गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद रिक्त स्थान से होकर बहती थी या गुजरती थी। तो ऑप्शन है कंबोज, कौशल, मगध और अवंती। तो राइट आंसर क्या होगा? मगध। मगध जो महाजनपद था उससे गंगा और जो सोन नदियां थी उसी से होकर ये गुजरती थी। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ग्रंथ में 16 महाजनपदों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? देखेंगे ऑप्शन, ए है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय हो गया, दूसरा होगा भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, विनय पिटक और सूत पिटक है।
और डी हो गया सूत पिटक। चार ऑप्शन है। बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय आपका राइट आंसर होगा। भगवती सूत्र है, ये जैन ग्रंथ है, ठीक है, दोनों में ही मिलता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा होगा? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखेंगे कि 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों में शासन व्यवस्था गैर राजशाही ओब्लिक अपने गणतांत्रिक राज्य कितने 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों में शासन व्यवस्था गैर राजशाही या गणतांत्रिक राज्य प्रकार की थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे 1, 2, 3 या 4। 16 महाजनपद थे, उनमें से जो गैर राजशाही या गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी वो कितने राज्य ऐसे थे, कितने महाजनपद ऐसे थे? तो वो कितने थे? 2। आपका राइट आंसर होगा 2। कौन कौन से थे? वज्जी और मल्ल। वज्जी एंड मल्ल जो महाजनपद थे, इनमें जो शासन व्यवस्था थी वो गैर राजशाही या गणतांत्रिक प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इसके अलावा जो 14 महाजनपद थे, उनमें जो राजशाही थी वो राजतंत्राक थी, यानी कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही उसमें शासन करता था। ठीक है, तो 2 हैं वज्जी और मल्ल, आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछा गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखेंगे उदयन, ए हो गया उदयन, बी हो गया आपका अजातशत्रु, उदयन, अजातशत्रु, नागदशक और बिंबिसार। नागदशक और डी ऑप्शन हो गया आपका बिंबिसार। 4 ऑप्शन है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था हर्यक वंश का अंतिम शासक? नागदशक, आपका राइट आंसर। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अंतिम सवाल देखते हैं आज का। प्रसिद्ध चिकित्सक, क्या नाम था प्रसिद्ध चिकित्सक? जीवक। किसका दरबारी चिकित्सक था या किसका दरबार में चिकित्सक थे? ठीक है, तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में चिकित्सक थे? ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से, प्रसिद्ध वैद्य या चिकित्सक जीवक किसके दरबार में दरबारी चिकित्सक थे? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ए है बिंबिसार,
बी हो गया आपका अशोक, सी अजात शत्रु, और डी हो गया उदयन। तो क्या होगा राइट आंसर? तो जीवक था वो किसके दरबार में चिकित्सक था? बिंबिसार के में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इन बुक्स के बारे में। ये सभी बुक्स एसके पब्लिकेशन की है, एसके बुक्स पब्लिकेशन की है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये जो गाइड देख रहे हैं आप, ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये गाइड है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस के अनुसार इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का पार्ट, गणित, इंग्लिश और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज जो एसएससी के एग्जाम में आता है, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार में जो आता है, उस सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है। एसएससी एमटीएस 2021 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मतलब मैटर उपलब्ध इसमें करवा रखा है। साथ ही बात की जाए सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप इसमें देख सकते हैं। तो आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये गाइड बहुत शानदार है, जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज कर लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही शानदार गाइड होने वाली है। साथ ही हम बात करें सामान्य ज्ञान, अगर आप सामान्य ज्ञान का पार्ट मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर एसएससी जीडी में व एमटीएस में 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के स्तर के अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों को अब इसमें संकलन किया गया है। और अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। साथ ही बात की जाए सामान्य ज्ञान वृत्त के लिए, ये जो बुक देख रहे हैं आप वृत्त के नाम से, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के लिए ये बुक बहुत शानदार है। इसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव मैटर मिलेगा जो आप अपने टॉपिक या कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट बिल्कुल आसान भाषा में, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में इसमें समझाया गया है। ये तीनों बुक्स आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। अगर आप इनको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।